जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के दूसरे अध्याय के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके इसको देख सकते हैं। सेटिंग से इसकी गति को तेज़ करके भी आप इसको देख सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट देखिए, यूनानी सभ्यता। यूरोप के दक्षिण पूर्व में यूनान एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप यह तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जो स्थान तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, एक स्थान जमीन के साथ जुड़ा हो, जैसे हमारा दक्षिणी भारत। इसमें 502 टापू हैं, जिसमें क्रीट, ट्राय, साइप्रस, एथेंस, मैसिडोन, स्पार्टा आदि मुख्य हैं। ये टापुओं के नाम हैं जो मुख्य हैं। इस द्वीप पर 4000 ईस्वी पूर्व में एक सभ्यता का उदय और विकास हुआ। 4000 पूर्व, जिसे क्रीट की सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को क्रीट की सभ्यता कहा गया। यह सभ्यता 1500 ईस्वी तक फलती फूलती रही। नॉनसिस और फिस्ट, ट्राय इस सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। क्रीट की सभ्यता के पतन के बाद, क्रीट की सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद माइसिन नगर में, माइसिन जो नगर था, उस माइसिन नगर में माइसिनियन सभ्यता का उदय हुआ। माइसिन नगर में 1200 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता चलती रही। 1200 ईस्वी पूर्व में आर्यन जो कबीले थे, उन्होंने यूनान पर अधिकार करके नगर राज्यों को विकसित किया, विकसित सभ्यताओं को जन्म दिया। ये छोटे छोटे नगर राज्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे। राजा चुना जाता था, सभा समिति काम करती थी। इन नगर राज्यों को पोलिस भी कहते थे। ये जो आर्यों ने नए नगर राज्य स्थापित किए, उनको पोलिस कहा गया। प्रत्येक नगर की अपनी एक अलग सेना होती थी, सरकार अलग होती थी, मगर ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इस सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को निम्न 3 भागों में हम बांटते हैं। नंबर 1, अंधकार युग, होमर युग 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा, लौह युग, नगर राज्य युग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। हेलेनिस्टिक युग 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। यूनान की सभ्यता को जानने के साधन। नंबर 1, होमर द्वारा रचित महाकाव्य इलियड व ओडिसी। महाकाव्य, होमर इसके रचयिता। ये पिक्चर दी हुई है। दूसरा है हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका। हेरोडोटस की ये पिक्चर दी हुई है। इसे इतिहास का जनक भी माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तीसरा है एथेंस, कॉरिंथ, स्पार्टा, थीब्स आदि नगरों की खुदाई से जो सामान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, थ्यूसीडाइडिस की रचना पेलोपोनेशियन युद्ध, ये रचना है। नेक्स्ट, प्लेटो एवं अरस्तु की रचनाएं। इन सब चीज़ों से यूनान की सभ्यता का पता चलता है। प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। इस समय यहाँ विभिन्न राजवंशों के शासकों ने शासन किया। राजा निरंकुश थे, कई बार प्रजातांत्रिक भी होते थे, कुछ बार चुनाव भी होता था, और कुछ निरंकुश होते थे, पैतृक भी होते थे। राजा को प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी। जो राजा होते थे उनको ईश्वर के रूप में, ईश्वर के बराबर उनको माना जाता था जनता के द्वारा। राजा एक परिषद के परामर्श से शासन का संचालन करता था। जो राजा थे, एक परिषद के सलाह मानकर अपने शासन को चलाता था। परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे। जो ऊंचे वर्ग होते थे, उनके जो सम्मानित व्यक्ति होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, वो शामिल होते थे इस परिषद में। इस परिषद का नाम ब्यूल था, जिसे ब्यूल कहा जाता था। ब्यूल क्या थी? एक ऐसी परिषद जिसमें उच्च वर्ग के सम्मानित लोग शामिल होते थे। राजा इसकी सलाह मानता था। जनसाधारण की आम सभा को एगोरा कहा जाता था। जो आम लोगों की एक आम सभा होती थी जनसाधारण की, उसे एगोरा कहा जाता था। इस आम सभा में समस्त स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। जितने भी स्वतंत्र नागरिक होते थे वो इस आम सभा में शामिल होते थे। सिकंदर का जो समय है
वह विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। सिकंदर का समय विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करें। सिकंदर ने 336 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप का वध कर दिया। किसने? सिकंदर ने 336 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप का वध कर दिया, जिसे आप सिकंदर महान कहते हैं, और मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक बन गया अपने पिता की हत्या करने के बाद। ये एक यूनान का भवन दिया हुआ है, यूनान का भवन। यूनान में हुए विद्रोह को उसने कुचल दिया, समस्त यूनान पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? सिकंदर ने। यूनान में उस समय लगभग 150 नगर राज्य थे। प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नागरिक होते थे। प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र नागरिक होते थे, विदेशी नागरिक होते थे और दास होते थे। ये 3 नागरिकों की प्रकार थी। स्वतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते थे। यूनान के नागरिकों द्वारा जनसभा एक्सलेसिया के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। ये एक्सलेसिया जो है के सदस्यों का चुनाव होता था यूनान के नागरिकों की जनसभा के द्वारा। यूनान के प्राचीन नगरों की सूची बनाएं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सामाजिक व्यवस्था नंबर 2। समाज 4 भागों में बंटा था। कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग होता था, सम्भ्रांत। यह वर्ग विशाल भू संपत्ति का स्वामी होता था, यानी कि इसके पास भारी मात्रा में जमीन जायदाद होती थी। इनके पास बहुत बड़ी संख्या में दास भी होते थे। यह वर्ग युद्ध के समय नेतृत्व करता था, युद्ध लड़ता था। दूसरा मध्यम वर्ग था, बीच का वर्ग। इसमें साधारण नागरिक शामिल होते थे। इन्हें फ्रीमैन अथवा पैरवासी कहा जाता था। फ्रीमैन या पैरवासी कहा जाता था। यह वर्ग व्यापार वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तीसरा वर्ग स्वतंत्र श्रमिकों का था, जिसे थीट्स कहा जाता था। थीट्स। चौथा वर्ग दासों का होता था, जिन्हें हेलोट कहा जाता था। हेलोट दासों को कहा जाता था। धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रचलन समाज में बहुत था। नंबर 3 है आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवस्था। यूनान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, खुशहाल था। यूनान का व्यापार दूर दूर तक फैला होता था। इन लोगों के उद्योग मिट्टी, धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र, फर्नीचर बनाना, जैतून से तेल बनाना, अंगूर से शराब बनाना आदि प्रमुख थे। ये उनके काम धंधे थे, कार्य थे। यूनान के पहाड़ों में सोना, चांदी, लोहा निकलता था, इसलिए यहाँ कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और इन पहाड़ों में धातुएं थी, सोना, चांदी, लोहा। लेकिन कृषि पर कोई यहाँ ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था? यूनान के लोग बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक भी थे। भारत के लोगों की भांति बहुदेव में विश्वास करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। ये लोग प्राकृतिक शक्तियों और जानवरों की भी पूजा करते थे। इनका भूत प्रेत में भी विश्वास होता था। इनके मुख्य देवी देवता जियस, आकाश का देवता, आकाश के देवता को जियस कहते थे। अपोलो सूर्य को कहते थे। जो व्यापार का देवता था उसको हर्मस कहते थे। पोसीडान समुद्र का देवता, समुद्र के देवता को पोसीडान कहते थे। युद्ध के देवता को मार्स कहते थे। डेमीटर अन्न की देवी को कहा जाता था। यहाँ के लोग विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधनों में विश्वास रखते थे, नाचना, गाना, पशुओं की लड़ाई करवाना आदि। यूनानी संस्कृति ने निश्चय ही विश्व को अमूल्य देन दी है। यूनानियों ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। अब फैक्ट देखिए, एक तथ्य। यूरोप के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस को प्रसिद्ध यूनानी शासक पेरिक्लीज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ये हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। होमर, एगोरा, ब्यूल, पैरवासी, हेलेट, थीट्स, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। नेक्स्ट, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट सभ्यता को हम देखते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बुक में अच्छे तरह से दिया है। इसको रोमन सभ्यता।
1000 ईस्वी पूर्व के लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में, आज के इटली में, टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इटली। 7 पहाड़ियों का नगर भी इसको कहा जाता है। 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में यह नगर राज्य बना और बाद में नगर राज्य से यह विशाल साम्राज्य बना, विस्तार हुआ। एट्रुस्कन एट्रुस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जाति के लोगों ने विशाल भवनों का निर्माण करवाया और यहाँ अनेक नगरों का निर्माण हुआ। इटली वासियों ने वर्णमाला, कला, युद्ध, अस्त्र शस्त्र आदि ज्ञान भी इसी जाति से सीखा। इसी जाति ने इनको वर्णमाला, युद्ध, कला, अस्त्र शस्त्र ये सब कुछ सिखाया। 500 ईस्वी पूर्व में लैटिन आर्यों ने एट्रुस्कन जाति को परास्त कर दिया। ये वही जाति है जिसने ये ऊपर सारी चीज़ें सिखाई जो अभी आपने पढ़ी। इसी एट्रुस्कन जाति को जो बाद में लैटिन आर्य जो लोग आए आर्य प्रजाति से, उन्होंने इनको पराजित कर दिया और रोम पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात रोम निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहा। रोमुलस रोम का प्रथम सम्राट बना। रोमुलस रोम का प्रथम सम्राट बना। रोमन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास 4 भागों में बांटा जाता है। राजतंत्र काल 753 ईस्वी पूर्व से 503 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 2 गणतंत्र काल 509 से 133 ईस्वी पूर्व। सैनिक अधिनायकों का काल 133 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व। और नंबर 4 है साम्राज्यवादी काल जो 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक बंटा है। 27 ईस्वी पूर्व से 476, ये आगे ईस्वी आ गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। 27 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 27 साल पहले, और 476 ईस्वी तक ईसा मसीह के जन्म के 476 वर्ष तक। ये 4 भागों में हम इसको बांटते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजतंत्र काल में राजा राज्य का अध्यक्ष होता था। उसके अधिकार असीमित थे, सभी शक्तियाँ उसी के पास थी। राजतंत्रकालीन समाज 2 भागों में बंटा था, पैट्रिशियन वर्ग और दूसरा था प्लेबियन वर्ग। पैट्रिशियन वर्ग में लैटिन लोग जो रोम के ही वास्तविक निवासी थे। कौन थे ये? जो रोम के ही निवासी थे, मूल निवासी थे। इस वर्ग में रोम के उच्च और कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे। रोम के अमीर वर्ग के लोग आते थे इसमें। दूसरा वर्ग प्लेबियन जो लोग थे, इनमें स्वतंत्र दास थे, भूमिहीन गरीब व्यक्ति आते थे, जो दूसरा पार्ट था। इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे इनको। इस युग में रोम में अनेक सड़क, नगर, शहर, पुल, नहर आदि बने। रोम की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया। रोम में सुंदर भवन और मंदिर बने। ये इस समय रोम ने बड़ी प्रगति की। अगस्टस, ये जो युग था 31 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व, इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग अगस्त का जो युग है 31 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक, इसे स्वर्ण युग कहा जाता। उसका युग जो है शांति समृद्धि का युग था। इसमें रोम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की। रोमन सभ्यता की उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। रोम की सभ्यता को जानने के साधन देखिए। 12 पट्टिकाओं पर लिखे 12 टेबल्स। रोम के पुरोहितों द्वारा लकड़ी की तख्तियों पर लिखे लेख, एनल्स पोंटिफिकम। तीसरा, लीवी की रचनाएं, पोलिबिलिस डियोडोरस, ये इनके लेख हैं। ये रोमन सिक्के देखिए।
रोमन सिक्के कितनी अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। और ये रोमन देवता जुपिटर की पिक्चर दी हुई है। रोम में व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों का अधिक विकास नहीं हुआ था। फिर भी यहाँ बर्तन उद्योग, वस्त्र उद्योग, सोना चांदी के आभूषण आदि बनाने का कार्य किया जाता था। राज्यों को खानों और नमक के उत्पादन से आमदनी होती थी। नमक नमक बनाने से, और राज्य में जो खाने थी जहाँ से खनिज निकाले जाते थे। ये लोग भारत से मलमल, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम, यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। यानी कि विदेशी व्यापार भी इनका विकसित था। क्या आप जानते हैं, फैक्ट देखिए, रोम पहले एक नगर राज्य द्वारा, फिर मध्य इटली के लैटिन प्रदेश में एक राज्य बना। इसके पश्चात इसमें समूची इटली का विलय हो गया, यानी कि पूरा जो आज का इटली है वो इकट्ठा हो गया, और अंत में इसने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। रोम के सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था। परिवार संयुक्त होते थे, जैसे भारत में एक परंपरा रही है। परिवार के सदस्यों का मुखिया, उसकी आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता था। रोम के निवासी प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की उपेक्षा में, उपासना में अधिक विश्वास करते थे। यानी कि प्रकृति के देवता जो होते थे उनकी अपेक्षा जो आत्मा थी उनकी उपासना पर अधिक बल देते थे। उनके देवता इस प्रकार थे: जुपिटर शांति का देवता, जिसका भी आपने चित्र देखा था। मार्स युद्ध का देवता, वीनस प्रेम की देवी, वेस्टा अग्नि देवता, अपोलो संगीत का देवता आदि प्रसिद्ध थे। रोम की शासन व्यवस्था की धुरी धार्मिक विचार ही थे। यानी कि पूरी तरह से धर्म संस्कृति पर बहुत अधिक महत्व देते थे, और परिवार का इनके जीवन में बड़ा महत्व होता था। गणतंत्र काल में राज्य की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में थी, लेकिन प्लेबियन और जो दास वर्ग था उसको किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। प्लेबियन वर्ग इसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहते थे। अब फैक्ट देखिए, जानते हैं क्या आप, रोमन साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें विश्व के सभी प्रमुख नगर और शहरों को, देशों को जोड़ती थी। अतः यह लोकोक्ति उचित प्रतीत होती है कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं। इसे आपने सुना होगा कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं। इसका मतलब यही था कि ये देश दुनिया के सभी शहरों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का उदय सीकियांग, हवांगो, वांगहो नदियों के आसपास हुआ। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी इन नदियों में। परंतु इन्हीं नदियों ने चीन की सभ्यता को एक महत्वपूर्ण विकास में योगदान दिया। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फू सी चीन का पहला सम्राट था। चीन का पहला सम्राट किसे माना गया? फू सी, जिसने 2852 ईस्वी पूर्व से 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने चीनियों को क्या सिखाया? घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना, ये सारे कार्य जो है चीनी लोगों को सिखाए, जिससे चीनी सभ्यता की नींव बनी। चीन का दूसरा मुख्य सम्राट था सेन नुंग। सेन नुंग दूसरा मुख्य सम्राट था। उसने चीनियों को खेती करना सिखाया। तीसरा सम्राट हुआंग टी, जिसे पीला सम्राट कहा गया, इसने महासम्राट की उपाधि धारण की। छोटे छोटे जो भूभाग थे उनको विभाजित, चीन को संयुक्त बनाया। छोटे छोटे भागों में जो चीन बटा हुआ था उनको जोड़कर संयुक्त चीन का निर्माण किया। उसने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। उसके बाद यहाँ विभिन्न राजवंशों ने क्रमशः हासिया वंश, सांग वंश, चाओ वंश, चीन वंश, हान वंश, तांग वंश, सुंग वंश ने शासन किया। अब नेक्स्ट देखिए, चीन की सभ्यता को जानने के साधन। पौराणिक कथाएं, जो प्राचीन समय में से धार्मिक, उनकी कहानियाँ, कहावतें, लोक कथाएं, ये पौराणिक कथाएं। कन्फ्यूशियस द्वारा रचित बूचिंग व बीचिंग काव्य संग्रह हैं ये। पुरापाषाणिक अवशेष, अस्थि अभिलेख, ये मुख्य हैं। नेक्स्ट, मृत भांड
और ध्वनिबोधक चित्र, ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का चित्र दिया हुआ है। ये किसी चीनी पुरा स्थल से प्राप्त मानव अवशेष, ये मानव की हड्डियां दिखाई दे रही है, उनके शव पड़े हुए हैं। शासन व्यवस्था। राजा, चीन में राजा को वांग कहा जाता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश और पुरोहित होता था। स्वेच्छाचारी भी होता था। जनता उसे अपने पिता के समान समझती थी। उसे ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा होती थी। सभी सभ्यताओं में राजा को इसी प्रकार विशेष अधिकार प्राप्त दिखाया गया है और ईश्वर के बराबर उसकी तुलना की गई है। ये उसे ईश्वर का दूत माना गया है। दूसरा था मंत्री परिषद। वांग ने शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद का गठन किया एक सलाह के लिए। उसके अधीन 4 मंत्री होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी होती थी, जैसे लोक सेवा समिति, माल वित्त समिति, संस्कार उत्सव समिति, युद्ध रक्षा समिति, दंड न्याय समिति, सार्वजनिक हित समिति। चीन में सामान्यतः लोग व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। ये जितनी भी समितियां बनाई गई हैं, इनमें सारे कार्य के राजकाज के जो मुख्य कार्य थे उनको बांटा हुआ था, ताकि अच्छे प्रकार से प्रशासन को चलाया जा सके। प्रांतीय शासन व्यवस्था। 2 या 3 हीन, यानी कि हीन गांव का समूह, हीन गांव का समूह का एक फू बनता था। 2 या 3 जो गांव के समूह थे उनका एक फू बनता था जो प्रांत के समान होता था। प्रांतों को शैंग कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव नगर थे। इनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। आर्थिक दशा। कृषि पशुपालन। चीनी लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। बाजरा, चावल, गेहूँ, फलों की खेती होती थी। उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। जमीन उपजाऊ थी, उस जमीन के ऊपर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप पर इकट्ठे होकर खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंगतियन प्रणाली कहा जाता था। चिंगतियन प्रणाली क्या? जिसमें 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती को करते थे। उद्योग धंधे। चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ। चीनियों का मुख्य व्यवसाय रेशम का उद्योग था। चीनियों का एक मुख्य अन्य व्यवसाय मछली पकड़ना भी था। चीन में लोग वंशानुगत व्यवसाय करते थे, इसे बदलना पाप समझते थे, यानी कि पैतृक काम धंधे होते थे। जो कार्य पिता करता है उसी को बेटा करेगा। कार्य को बदलना उसे अच्छा नहीं मानते थे। ये एक चीनी भवन दिया हुआ है, कितनी सुंदर कलाकृति। व्यापार और वाणिज्य। चीन ने व्यापार के क्षेत्र में बहुत विकास किया। सम्राट शी हुआंगटी ने व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया। यहाँ व्यापारियों के संघ बने हुए थे जो विदेशों से ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर मंगवाते थे। चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद, ताश विदेशों में भेजते थे। ये इनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक व्यवस्था। समाज कैसा था? चीनी समाज में शिष्टाचार का और नम्रतापूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। चीनियों के अनुसार संसार का निर्माता ये पानको को कहते थे, ने समाज में 4 वर्ग बनाए। एक वर्ग मंदारिन का था। इसमें विद्वान, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। दूसरा वर्ग किसानों का, तीसरा वर्ग कारीगरों का, चौथा वर्ग व्यापारियों का। ये 4 वर्ग उन्होंने बताए। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। अब एक फैक्ट देखिए, प्राचीन काल में चीन के लोग अपने अतिरिक्त किसी अन्य जाति को सभ्य नहीं मानते थे। अपने को वे स्वर्ग के नीचे स्थित, यानी कि राज्य तिएन सिया कहते थे। तिएन सिया स्वर्ग के नीचे का राज्य, यानी कि अपने आप को सभ्य मानते थे, भगवान के नज़दीक मानते थे, स्वर्ग के नज़दीक मानते थे, लेकिन अन्य लोगों को ये सभ्य नहीं मानते थे। धार्मिक व्यवस्था। चीन के विद्वान एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास, तथा जनता बहुत से देवी देवताओं में विश्वास रखती थी। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता यंग,
वायु पृथ्वी का देवता चीन मुख्य थे। चीनी लोग अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत अपशगुन जादू टोने में बहुत विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ त्से प्रमुख दार्शनिक मत थे, जिसे चीनी लोग कुंगजू के नाम से पुकारते थे। कुंगजू के नाम से इनको पुकारते थे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ और काफ़ी संख्या में इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद है माया सभ्यता। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच फली फूली सभ्यता को माया सभ्यता कहा गया, जिसे आपको मैप में देख चुके हैं। जिसे यह सभ्यता लगभग 4000 ईस्वी पूर्व पुरानी है। यह सभ्यता आधुनिक ग्वाटेमाला, बेलीजे, दक्षिण पूर्व मैक्सिको, होंडुरास, अल सल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी। माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं थी, संगठित नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए बड़े छोटे शहर गांव इनकी एक सांस्कृतिक इकाई थी। यानी कि राजनीतिक रूप से संगठित नहीं थे, लेकिन संस्कृति के हिसाब से एक थे। इनके रीति रिवाज, धार्मिक व्यवस्थाएं, वो संस्कृति वो एक थी। यद्यपि इनमें से अधिक नगर या शहर एक दूसरे से जुड़े थे। टीकल, कलकुमल, कोपान, पोलोंके यहाँ के मुख्य शासकीय राजवंश थे। इनकी प्रमुख विशेषताएं इनका भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला, खगोल विज्ञान, कैलेंडर आदि है। ये इनका योगदान है विश्व को, जो इन्हें विश्व में परिष्कृत और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। ये जो इनकी खोजें हैं, इनका जो रुझान था इन चीज़ों के प्रति, ये इनको एक विश्व में उच्च सभ्यताओं में शामिल करती हैं। घरों की दीवारें लकड़ी की हुआ करती थी। इनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। माया सभ्यता के इतिहास को जानने के मुख्य साधन देखिए। नंबर 1 दिया है इसमें, माया सभ्यता में स्थित नगरों की खुदाइयों से मिले पुरावशेष, मिट्टी के बर्तन, नक्काशी, कलात्मक वस्तुएं और ग्लिफ। नंबर 2, रास सीतर की रचना, प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य। नंबर 3, माया किताबें या कोडिसिस। इन चीज़ों से हमें माया सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब एक पिक्चर देखिए, माया सभ्यता का भवन। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर दी हुई है, कितनी सुंदर इनके भवन निर्माण कला थी। राजनीति की व्यवस्था देखिए, माया सभ्यता में लोगों के मुखिया असली पुरुष या हेलेक यूनिक के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें असली पुरुष जो मुखिया होते थे या हेलेक यूनिक के नाम से जानते थे। इनका पद अनुवांशिक होता था, अनुवांशिक पैतृक, बाप बेटा फिर बेटा। हेलेक यूनिक राज्य के लौकिक अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार होते थे, जिन्हें बाता बोब कहते थे। बाता बोब पर अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा होता था। इसके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी, जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडलों के सरदार शामिल होते थे। यद्यपि वे बाता बोब के अधीन थे, परंतु बाता बोब के किसी कार्य पर वो रोक नहीं लगा सकते थे। जरूरत पड़ने पर बाताबोब सेना का नेतृत्व भी करते थे। ये इनकी राजनीतिक स्थिति है। दूसरा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। माया सभ्यता का जो पंचांग है, कैलेंडर, 3114 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। इस कैलेंडर में हर वर्ष 394 वर्ष के बाद बाख्तुन नाम के एक काल का अंत माना जाता था। ये ऐसा मानते थे। देवताओं के चित्रकारी मुखौटों, कुछ स्पष्ट नहीं है क्या लिखा, मुखौटों से बनाए जाते थे। उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों से की जाती थी। देवताओं को शासक को अपने पूर्वज मानते थे। यानी कि देवताओं को जो राजा थे वो अपने पूर्वज मानते थे कि उन देवताओं के हम वंशज हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले देवता को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी। बलि की भी यहाँ प्रथा थी। यहाँ पर
नगर राज्यों के अपने अपने देवता होते थे। सभी नगरों के अपने अलग अलग देवी देवता थे। क्या आप जानते हैं, माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं थी, परंतु छोटे छोटे गांव, कस्बे और नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी। हमने ऊपर पढ़ा है, ये पंचांग दिया हुआ है माया सभ्यता का। देखिए कितनी महीन बारीकी से इसमें कार्य किया गया है, कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है पंचांग को, कैलेंडर को। यक्ष चिलान से प्राप्त एक लिंटन, ये भी कोई प्रतिमा यहाँ दी हुई है। आर्थिक व्यवस्था, मायावासी कृषि पशुपालन में विशेष ध्यान देते थे। यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, नारियल आदि फसलें उगाई जाती थी। इसके साथ साथ पशुपालन में गाय, बकरी विशेष पशु थे। माया सभ्यता में नाव, सूती वस्त्र, तांबे की घंटियाँ, तलवार, आभूषण बनाने का भी मुख्य कार्य था। वे अपने बाताबोव एवं हेलेक यूनिक एवं धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते थे। किसान व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे, जिन्हें ना कहा जाता था। कच्चे मकानों को सामान्य लोगों के, मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई हुई थी, जो स्केव या स्केव ओव के नाम से जानी जाती थी। ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब इस चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में हमने अनेक सभ्यताओं को पढ़ा। शुरू में मैप भी हमने देखा था, मानचित्र के माध्यम से इन सभ्यताओं की स्थिति को, लोकेशन को हमने जाना था। तो आशा करते हैं कि आप मानचित्र पर इनकी वर्तमान स्थिति से भली भांति परिचित होंगे, और नीचे आप कमेंट में आप इनकी स्थिति को बताएं कि वर्तमान में ये कौन से शहरों में सभ्यताएं फली फूली थी। छोटी थोड़ी सभ्यताएं, ज़्यादा विस्तार से इस चैप्टर में इन सभ्यताओं को नहीं दिया गया है, जैसे कि हमने पहले अध्याय में हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा था। क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें पूरे विश्व की सभ्यताओं की होनी चाहिए। इसीलिए अपनी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा अध्याय हमने पढ़ा, जिसको विस्तार से दिया गया। लेकिन इसमें हमने विश्व की जो प्रमुख अन्य सभ्यताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो विश्व में हमें इन सभ्यताओं की जानकारी, वर्तमान देशों में इनकी लोकेशन स्थिति पता होनी चाहिए, उसको आप बताएं। धन्यवाद। जय